अगली सुबह सभी कुल देवी की पूजा के लिए निकल रहे थे। मंदिर माँ, हमको कोई कमी नहीं चाहिए सामानों की। सारा सामान ढंग से देख कर रख लो। और बहुरिया, हम लोग निकलते हैं, तुम भैरव के साथ आओ और ध्यान से आना। अब दोनों झगड़े ना करना। ठीक है, झगड़े नहीं करूंगी बाबा, इसलिए मैं कार्तिक के साथ आऊंगी। क्या तुम उस बिगड़ैल बैल के साथ आना चाहती हो? काहे? तुम्हारे और भैरव के बीच में सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है, मैं उसके साथ नहीं आ सकती। ये क्या कह रही है बहुरिया? क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तुमसे कहा था ना कि बहुरिया को कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जितना ध्यान रख सकता था उतना रखा मैंने, पर मैं रोज रोज इसके नखरे नहीं उठा सकता। तो तुम क्या चाहते हो कि बहुरिया के नखरे उठाने के लिए 4 नौकर बुलाकर लाए हम? बाबा, आपको दिक्कत होगी अगर मैं आपके साथ आ जाऊं तो? अरे बहुरिया, हमको काहे दिक्कत होगी? हमरे साथ तो वैसे भी समर्थ जा रहा है, तुम साथ में होगी तो और अच्छा होगा। वैसे भी इन दोनों बैल बुद्धियों को हम अब वापस आकर सुधारेंगे। इस पर कार्तिक ने बाबा साहिब से कहा, अब आप मुझे बेकार में ही बीच में खींच रहे हैं बाबा, इन दोनों को डांटिए मत। समर्थ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाबा साहेब और यति को बुलाया। बाबा साहेब समर्थ के साथ आगे बैठे, जबकि यति उनकी गाड़ी में पीछे की ओर बैठते हुए भैरव को देखने लगी। भैरव ने उसे जाने का इशारा किया जब बाबा साहेब की गाड़ी वहां से चली गई। ठीक है, बाबा को कुछ शक नहीं हुआ है। तुम्हारी बीवी के उनके साथ रहने पर उसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी गाड़ी के आगे पीछे उनके आदमियों की गाड़ियां रहेंगी। अब बताओ आगे क्या करना है? अब कुछ पता लगाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। हमें कहीं और जाना है, लेकिन कहाँ? हमारा प्यारा छोटा सा लकड़ी वाला घर। तुम्हें पता है ना कि हमें कुल देवी की पूजा के लिए जल्दी निकलना है। अब अगर वक्त खराब करना है मेरा तो शायद मैं तुम्हारी जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। बाबा सही कहते हैं कि तुम गुस्से के तो तेज हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। जाकर उस घर के अंदर देखो, तुम्हारे लिए तोहफा तैयार करके रखा है। भैरव धीमे कदमों से उस लकड़ी के घर की ओर बढ़ा जिसमें बचपन में कार्तिक और भैरव साथ में खेला करते थे। इस पर भैरव ने जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अंदर की ओर झांका, उसने पाया कि अंदर एक आदमी बिगड़ी हुई हालत में उस घर के अंदर बंधा हुआ पड़ा था। उस आदमी के शरीर पर अनगिनत जख्म थे। वो बेहोशी की हालत में था और साथ ही उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। ये वो आदमी है जो उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का पीछा कर रहा था। इसको मैंने एक रात पहले तुम्हारी बीवी की खिड़की पर नजर रखते हुए और आसपास घूमते हुए देखा था। हो ना हो इसी ने उस दिन महल में घुसपैठ की और महल में आदमियों को घुसवाया। मुझे शक है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने तेज हो। तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे हाथ लग गए? बता देता तो बाबा, बड़े भैया और तुम तीनों मुझ पर चढ़ जाते और मैं इस मामले को अपने आप से सुलझाना चाहता था, क्योंकि मुझे शक था कि इसमें जयंत का हाथ होगा। लेकिन नहीं, वो सनकी तो है पर इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जान का खतरा होने पर वो इंसान गिड़गिड़ाने में इतना वक्त जाया नहीं करेगा, और इस आदमी को देखकर नहीं लगता है कि उसका होगा। चलो फिर पता करते हैं कि ये है कौन। भैरव ने गुस्से में ही उस आदमी की गर्दन को पकड़कर खींचते हुए उसे घर से निकाला और फिर उसे जमीन पर जोर से पटकते हुए सीधा उसका पैर तोड़ दिया। मेरे लिए मेरा परिवार और मेरी बीवी की सलामती सबसे ऊपर है, और तू ऐसा समझ कि आज तेरे और तेरी मौत के बीच सिर्फ एक चीज का फासला है, तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द। तू सच्चाई बोल, हम तुझे जिंदगी देंगे। तूने जरा सा भी इधर उधर किया तो तुझे ऊपर भेजने में मुझे हद से ज्यादा खुशी होगी। मुझे मत मारना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तो बस काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। बस जितना कहा गया था मुझसे मैंने उतना ही किया। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारी इस जुबान को खींचकर तुम्हारी गर्दन में लपेट सकता हूँ, तुम्हारी इन आंखों से उन्हें निकाल सकता हूँ और तुम्हारी आंतों को निकालकर चील कौवों को खिला सकता हूँ। उनकी नजरों में मैं मर चुका हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। जो काम मैं उनके लिए करता था वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। भक्त इतनी जल्दी मान गया? मैं तुझसे पूछता था तब तो तू चुप रहता था। अब अपनी बात से पीछे ना हटना। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में ही इसका नाम भैरव पड़ गया था, क्योंकि इसके नक्षत्र स्वयं महादेव के काल भैरव से मिलते जुलते हैं। तब से सब इसे भैरव कहने लगे। खैर, तुमने तो इसकी बीवी पर ही हाथ डाल दिया। अब मैं तुमसे क्या बोलूं? तुमने तो अनजाने में ही अपनी मौत को हाथ हिलाते हुए अपनी ओर आने का न्योता दे डाला।
अरे सीधा रास्ता दे दिया मौत को खुद तक आने के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी नाम बता दो, किसने ये काम कराया और तुम किसके लिए काम कर रहे थे, किसको ये खबरें पहुंचा रहे थे, सब कुछ। मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं बस एक छोटा सा काम करने वाला मुलाजिम हूँ। मैं तो यहाँ पर नौकरी करने के बहाने नजर ही रख रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे अलावा और कितने लोग शामिल थे? बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं जानता। वो लड़की उन्हें चाहिए हर कीमत पर। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उस लड़की की जान खतरे में है। उस दिन वो लड़की मारी जाती अगर बस से ना उतरती तो, लेकिन उससे पहले ही वो बस से उतर गई। लेकिन कुल देवी के मंदिर जाने वाले रास्ते में उन्होंने अगला ठिकाना बनाया है। आज हमें वहाँ मौजूद होने के लिए कहा गया था। नहीं बाबा, बड़े भैया सबके साथ है वो, यानी कि सब खतरे में है। भैरव साफ साफ बताओ कि वो लड़की कौन है, और तुमने और बाबा ने एक खरीदी हुई लड़की को इस महल का हिस्सा क्यों बनाया? चलो तुम्हारी बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में क्या चलता है ये तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आता है। पूरा दिन भड़का हुआ भैरव लोगों की जान लेने से पहले सोचता तक नहीं है, लेकिन अचानक उस लड़की के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। तुम मुझसे ये बकवास मत करना कि तुम्हारा उस लड़की से जबरदस्ती का रिश्ता था या बाबा की मर्जी से जुड़े हुए हो। अब बोलो, साफ साफ बताओ कि लड़की कौन है। पहले भी बोला था और उसके बाद फिर बोल रहा हूं, ये सारे सवाल बाबा से पूछो और तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि वो लड़की कौन है। तुम्हारी बीवी हम सबका काल बनकर आई है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी को कुछ ना हो मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर मेरा परिवार तुम्हारा या तुम्हारी बीवी की वजह से किसी खतरे में आया तो मैं ही पहला इंसान होऊंगा जो तुम्हारी बीवी की और तुम्हारी जान लूंगा। भैरव और कार्तिक महल से सीधा कुल देवी के मंदिर के लिए निकल पड़े। जहां एक और भैरव और कार्तिक रास्ते में जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर बाबा साहेब की गाड़ी में यति खामोशी से बैठी हुई थी। क्या बात है बहुरिया, बहुत ज्यादा शांत दिख रही हो। शादी के बाद पहली बार कहीं जा रही हो तो खुश रहो ना। शादी के बाद? कैसी शादी बाबा? आपका बेटा तो जबरदस्ती मेरे साथ बंधा था। इस रिश्ते में सिवाय जंजीरों के और कुछ है ही नहीं। बाबा मेरे साथ क्या हुआ था ये तो आप जानते हैं ना। बेटा मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर नागफनी के पौधे को हर दिन प्यार से सींचो और हर दिन उस पर प्यार बरसाओ ना, तो उसमें भी सुंदर फूल खिलते हैं जिनमें से खुशबू आती। माना कि भैरव हम सबसे थोड़ा सा अलग है, उसका बचपन भी हमेशा दर्द में गुजरा, वो हम सबसे अलग थलग रहता है, पर हम सब ये चीज देखते हैं कि तुम्हारे आने के बाद उसमें काफी बदलाव हुए हैं। उसे एक मौका देकर देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहोगे। यति, बाबा साहेब और समर्थ बात कर ही रहे थे कि अचानक ही उनकी गाड़ियों को एक धुएं के गुबार ने चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि समर्थ या बाबा साहेब कुछ भी सोच पाते या समझ पाते, अचानक ही नकाब बंधे हुए कुछ लोग गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी पर हमला करते हुए अचानक ही गाड़ी के कांच पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमला होते ही समर्थ ने सबसे पहले बाबा साहेब को बचाने की कोशिश की। गाड़ी के कांच चारों तरफ से टूटने लगे थे। बात समझने के लिए काफी थी कि हमलावर किसी भी तरीके से गाड़ियों को रोकना चाहते थे। अचानक हुए हमले से सभी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस पर समर्थ ने बाबा साहेब के सामने आते हुए उन्हें कांच से बचाने की कोशिश की, जिसमें उसके सिर पर बुरी तरह से चोट आ गई। लेकिन जब समर्थ ने खुद को संभाला और बाबा साहेब का ध्यान दिया तो पाया कि यति गाड़ी से गायब थी और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। गाड़ी में यति की चप्पलें और सामान पड़ा हुआ था। समर्थ और बाबा साहेब अपने पास से ही पिस्टल को निकालते हुए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन आसपास देखने पर उन्हें सिर्फ धुएं के गुबार के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से गाड़ी में बैठे लोगों के करहाने की आवाज आ रही थी। जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया था वो कहीं गायब हो चुके थे और उनके साथ में यति भी थी। लेकिन समर्थ अचानक ही जमीन पर लड़खड़ा कर बैठ गया। समर्थ ने अपने हाथों को जब अपने सिर की ओर बढ़ाया तब पाया कि उसके हाथों में खून लगा हुआ था। ए समर्थ, तुमको तो बहुत चोट आया है। हमारी बहुरिया, वो लोग उसको ले गए। बाबा साहेब अपने आदमियों को देख ही रहे थे कि तभी वहां कार्तिक और भैरव भी आ पहुंचे।
आधे रास्ते में गाड़ियों का बिगड़ा हुआ हाल और करहाते हुए आदमियों को देखकर कार्तिक और भैरव अपने आप में ही समझ गए थे कि उन्हें जिस बात का डर था उनके साथ वही हुआ था। बाबा, बड़े भैया, वो लड़की वो कहाँ गई? ये सब किसने किया? यहाँ हुआ क्या है? आप ठीक तो है ना बाबा? ए भैरव, जो भी हमारी बहुरिया को ले गया है ना, हमको उसका सिर चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हमारी बहुरिया हमारे पास सही सलामत चाहिए हमको, और जो भी उसको हाथ लगाया है ना, उन सब का सर हमारे सामने होना चाहिए। अगर तुम ये काम ना कर पाए ना भैरव, तो ऐसा समझना कि तुमने हमारी परवरिश पर कालिख पोत दी। हमारे सामने तब आना जब हमारी बहुरिया और उसको अगवा करने वालों का सर लेकर आना। अब दफा हो यहाँ से। वो लोग बहू को लेकर कहीं नहीं गए, बल्कि बहू उन लोगों से बच के भागी है। मुमकिन है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हो। जितना मुझे याद है, उनके दरवाजा खोलने से पहले ही बहू ने दरवाजे को खोला और उन लोगों को नीचे गिरा दिया था। कांच टूटने की वजह से मेरी आंखें लगभग बंद हो गई थी, लेकिन मैंने बहू को उन लोगों से बचकर भागते हुए देखा था। उधर, उस तरफ, उसका पीछा करो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए भैरव। चौहान खानदान की इज्जत का सवाल है। बाबा साहेब के कहने पर बाबा साहेब के, समर्थ के और कार्तिक के आदमी चारों तरफ जंगल में फैल गए। इधर दूसरी तरफ भैरव जंगल के हर हिस्से में यति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसमें यति को ढूंढ पाना भैरव के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ी। भैरव ने उन पत्तों को ध्यान से देखा तो पाया उन सूखे पत्तों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। भैरव ने उनको अपने हाथों में उठाते हुए उन पत्तों को अचानक ही जमीन पर छोड़ दिया। भैरव के पांव लड़खड़ा गए थे। यति की हद से ज्यादा चिंता होने लगी थी। अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो महाकाल की कसम, जमीन पर उसके शरीर के 1000 टुकड़े अपने हाथों से चीर कर फेंकूंगा। भैरव की आंखों के सामने यति का डरा हुआ चेहरा आ रहा था। वो शायद बाबा साहेब की गाड़ी से इसीलिए भागी होगी ताकि सभी लोग उसके पीछे जाएं और बाबा साहेब, समर्थ और बाकी सब खतरे से महफूज हो जाएं। भैरव आगे बढ़ ही रहा था कि वहीं थोड़ी दूर पर उसने और ज्यादा खून पड़ा हुआ देखा। भैरव की सांसें अभी थमने लगी थी, उसकी धड़कन तेज होने लगी थी। लेकिन भैरव के सामने अगले ही पल एक अलग ही नजारा था। भैरव के सामने एक आदमी की लाश पड़ी थी, जो दिखने में हट्टा कट्टा था और जिसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। रात का अंधेरा गहरा होता चला जा रहा था। मौसम अपना रुख बदलने लगा था। हल्की सी बारिश की बूंदें भैरव को धीमे से भिगोने लगी थी। ऐसे में चांद की हल्की रोशनी में भैरव यति को ढूंढ रहा था। भैरव जंगल के उस घने अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। उसने धीरे से आगे बढ़कर देखा तो पाया कि कुछ गुंडे अभी भी इधर उधर परेशान घूम रहे थे। भैरव को समझ में आने लगा था कि वो यति को अभी भी ढूंढ नहीं पाए थे। कहाँ हो तुम ठीक तो होगी ना? बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। भैरव हद से ज्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी उसे रुकने नहीं दे रही थी कि तभी भैरव की नजर अपने सामने पड़ी और कुछ ही पलों में उसके सामने का नजारा पूरी तरह से बदल गया। उसके सामने यति थी। उसे देखते ही भैरव की आंखें एकदम से नम हो गई थी। भैरव ने देखा कि यति ने जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, अब वो रात में गिर रही हल्की बारिश के कारण गीले होने से, और यति उन्हीं गीले कपड़ों में खुद को उस घास और सूखे पत्तों के ढेर पर समेटे हुए लेटी हुई थी। यति के पैरों पर एक लंबा घाव हुआ था और पैरों से खून निकल रहा था। यति ठंड में सिकुड़ी हुई बेहद बदहाल हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। भैरव यति को हर जगह तलाश रहा था कि तभी उसकी नजर एक जगह आकर रुक गई, क्योंकि उसकी तलाश अब खत्म हो गई थी। भैरव ने जब देखा कि यति उसके ठीक सामने खुद को सूखे पत्तों में छिपाए हुए ठंड से सिकड़ी हुई लेटी हुई थी, भैरव ने यति को देखते ही महसूस किया कि उसकी बेचैन धड़कनें अब शांत होने लगी थी। उसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए थे। भैरव ने अपने आंसू पोंछते हुए एक राहत की सांस ली और फिर यति के पास गया। भैरव ने यति को ध्यान से देखा तो पाया कि यति ने जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो अब रात में गिर रही हल्की बारिश के कारण गीले होने लगे थे और यति उन्हीं गीले कपड़ों में लेटी हुई करहा रही थी और उसकी आंखें बंद थी।
यति के पैरों पर एक लंबा सा घाव हुआ था और पैरों से खून निकल रहा था। भैरव यति के पास धीरे से बैठा उसे अपनी नम आंखों से देखने लगा। यति की पलकों पर भी बारिश की हल्की गिर रही बूंदें जमने लगी थी और उसके बर्फ से दिखने वाले गोरे से गाल ठंड के कारण अब सुर्ख लाल होने लगे थे। यति के होंठ ठंड में सूखने लग गए थे और उसके काले लंबे बाल, जिन पर अब घास फूस और टूटे फूटे पत्ते चिपके हुए थे, उसके बालों पर भी बूंदों ने अपना घर बना लिया था। भैरव की धड़कनें यति को देखते ही एकदम से बढ़ गई थी। भैरव को ऐसा महसूस होने लगा था कि कहीं उसकी धड़कनों के शोर से यति जाग न जाए, क्योंकि भैरव को रात के उस सुनसान अंधेरे में अपनी धड़कन की आवाज एक हद से ज्यादा सुनाई देने लगी थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जितने भी बार मैं तुम्हारे करीब आता हूं, मेरा खुद पर काबू क्यों खोने लगता है? क्या तुम सच में मुझसे जुड़ चुकी हो, या मेरा तुमसे कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में मुझे कोई खबर ही नहीं? भैरव ने देखा कि यति के चेहरे पर बारिश की बूंदें बिखर रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे से एक बारिश की बूंद लुढ़क कर उसके गालों से नीचे जाने लगी थी। भैरव ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और यति के गालों से उस बहती हुई बूंद को हटाने लगा। भैरव का हाथ लगते ही यति की आंखें खुल गईं और किसी को अपने सामने देखते ही घबराहट के कारण अपनी आंखों को फैलाते हुए वो उठकर बैठ गई। यति ने अपना बचाव करते हुए अपने चाकू को उठाया और भैरव पर हमला कर दिया, लेकिन भैरव ने यति के हाथ को पकड़ते हुए यति से कहा, मैं हूं, घबराओ मत। यति की सांसें अचानक से तेज हो गई थी। उसने भैरव को अपने सामने देखा और एकदम से चिल्ला पड़ी, तुमने देर क्यों की आने में? मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी और तुम्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगी। यति भैरव से शिकायत करते हुए अचानक से ही रोने लगी। उसका गला भर आया था और उसके आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग मेरे लिए आए थे, सबको मेरी वजह से वो सब झेलना पड़ा। मैं समझ गई तुम मुझे दूर क्यों भेजना चाहते थे। मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मेरे कारण सबको चोट पहुंचेगी। भैरव की आंखें नम थी, लेकिन यति बच्चों की तरह शिकायत करते हुए रोते ही जा रही थी। भैरव ने यति का चाकू वाला हाथ पकड़ा हुआ था। इस पर भैरव ने यति को अपनी ओर खींचते हुए उसे धीरे से अपने गले लगाया और उसे शांत करता हुआ कहने लगा, नहीं बच्चा नहीं, एक भी आंसू अब नहीं आना चाहिए। तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया ना, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने बाबा पर हमला किया। मेरी वजह से बाबा घायल हुए, बड़े भैया घायल हुए, ना जाने कितने लोग वहां पर सिर्फ मेरी वजह से खतरे में आ गए। सिर्फ मेरी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा, वरना वो लोग सबको मार देते। तुम सही थे, मुझे भेज दो यहाँ से। मेरी वजह से तुम सब खतरे में नहीं आने चाहिए हो। कार्तिक सही कहता था, मैं मनहूस हूँ। जहाँ जाती हूँ लोगों की जिंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं। ना, ऐसा नहीं है बच्चा, शांत हो जाओ। तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम जब से आई हो तब से मेरी जिंदगी में खुशी आई है। पहले तो मैं बस जिंदा था और जिंदा लाश की तरह जी रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मैंने जिंदगी को जीना सीखा है, उसे सही मायने में समझना सीखा है। तुम तो मेरे लिए सबसे कीमती हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा। अब से तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी, मेरी आंखों के सामने। और ये ख्याल निकाल दो अपने मन से कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अब बस शांत हो जाओ और ये खंजर मुझे दे दो। भैरव ने यति के पैरों को धीरे से अपने हाथ में लेते हुए उसके लगे घाव को देखने लगा। इस पर यति ने भैरव को अपना हाथ दिखाते हुए उससे कहने लगी, आज मैंने किसी की जान ले ली, आज मैं खूनी बन गई। देखो ये मेरे हाथ देखो, ये खून से रंगे हैं। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। आज तुम एक आसान शिकार से एक पंजे मारने वाली बन गई हो।
जो अब खुद को बचाना जानती है। बस फर्क इतना सा है कि तुम अभी भी बहुत छोटी सी बिल्ली ही हो। अभी तो तुम्हें शेरनी बनना है, मेरी शेरनी, जिसके नाम से भी लोग एक दिन कांपेंगे। भैरव ने यति की चोट पर अपने रुमाल को बांधते हुए उसके बहते खून को रोक दिया और उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए उससे कहने लगा, तुमसे कुछ कहना है मुझे। शायद पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन नहीं कह पाया। नहीं, तुम सही थे। मुझे जाना होगा यहाँ से, मुझे जाना होगा यहाँ से। भैरव ने यति की ओर देखा। बारिश तेज होने लगी थी। दोनों ही बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। ऐसे में भैरव ने यति को गोद में उठा लिया। नहीं जा रही हो तुम कहीं भी, और नहीं अब मुझे तुम्हें कहीं भी भेजना है। मेरे पास रुकने की वजह नहीं रही अब, जबकि यहाँ से जाने की कोई मुमकिन वजह है मेरे पास। भैरव गहरी सांस लेते हुए यति के साथ घने पेड़ के नीचे गया और खुद इस पेड़ का सहारा लेते हुए यति को गोद में लिए हुए ही वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। भैरव ने यति को गोद में बिठाए हुए ही उसे अपनी बाहों में ले रखा था। यति ठंड में कांप रही थी। भैरव ने उसे जोरों से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हें रुकने की वजह दे दूं तो? रुकने की वजह मतलब मैं कुछ समझी नहीं। भैरव ने यति के भीगे हुए बालों को उसके चेहरे से पीछे की ओर हटाते हुए उससे बेहद धीमे शब्दों में कहा, तुम्हारे इन कांपते होठों को शायद सहारे की जरूरत है। यति खामोशी से भैरव की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में देख रही थी। इस पर भैरव ने भी यति की आंखों को देखते हुए उसके होठों को चूम लिया, लेकिन इस बार ऐसा गलती या नशे में नहीं हुआ था। इस बार ये कोई ख्वाब भी नहीं था, बल्कि ये हकीकत का वो हिस्सा था जिसे भैरव अपनी मंजूरी दे रहा था। भैरव के अचानक ही चूम लेने पर यति एक बार फिर से पूरी तरह से हैरान थी। भैरव के चूमते ही यति ने अपनी आंखों को फैलाकर अपनी पलकों को जोर जोर से झपकाना शुरू कर दिया। इस एक पल में एक बार फिर से यति को यह महसूस होने लगा जैसे मानो वो किसी खाई में गिर रही हो। लेकिन अगले ही पल यति ने धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दिल की सुनी और फिर भैरव के साथ उस पल में खुद को खोती चली गई। भैरव यति के चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए था। दोनों ही की आंखें बंद थीं, लेकिन यति की उन आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पर जैसे ही भैरव के हाथ पर यति के आंसू गिरे, भैरव ने खुद को यति से अलग करते हुए उसकी आंखों की ओर देखा। भैरव ने पाया कि यति की आंखें लाल सी होने लगी थीं। उसकी आंखों से बहते आंसू यति को सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। इस पर भैरव ने यति की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए यति के माथे को प्यार से चूमा। तुम्हें रोकने की वजह ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी जान बचानी है या तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें रोकने की वजह यह है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा हूं। मेरा दिल तुमसे अलग होने से डर रहा है। पिछली बार मैं इसलिए स्वार्थी था क्योंकि तुम्हें हर खतरे से महफूज रखना चाहता था और अपने परिवार को बचाना चाहता था। लेकिन इस बार मैं इसलिए स्वार्थी हो रहा हूं क्योंकि अपने टूटते दिल को और बिखरता हुआ अब नहीं देख सकता। यति कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो बस सिसकते हुए भैरव को देखे ही जा रही थी। यति के सिसकने की आवाज भैरव के कानों को बेचैन करने लगी थी। इस पर भैरव ने यति को अपनी बाहों में कस लिया और यति भी धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए भैरव के सीने पर अपना सिर रख लिया। भैरव ने उस बारिश में यति को सीने से लगाए हुए ही आसमान की ओर देखा और यति से कहने लगा, मैं हर दिन सोचता था कि मुझ में कुछ तो बदल रहा है। पता नहीं क्यों, सब जानते हुए भी खुद को मंजूरी नहीं दे पा रहा था। आज भी बहुत डर रहा हूं कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं, लेकिन अब तुमसे दूर नहीं रहना है। सब कुछ मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूं। जितनी लड़ाई झगड़े, जितनी बहस, जितनी भी गलतफहमी थी ना, सब कुछ अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। यति भैरव के सीने पर अपना सिर रखे हुए ही भैरव की बातों को चुपचाप सुन रही थी। उस रात के गहरे अंधेरे में भी भैरव और यति के दिलों की जलती हुई आग उनकी जिंदगी को रोशन सी करने लगी थी। इस पर भैरव ने यति के चेहरे को अपनी ओर घुमाते हुए यति से कहा, इस तरह से नजरें क्यों चुरा रही हो?
क्या मतलब है इसका? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे एक मौका देकर देखो। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह सिर्फ तुम होगी। यति की पलकें अभी भी नीचे की ओर झुकी हुई थी। वो भैरव का सामना नहीं कर पा रही थी। इस पर भैरव ने यति की नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर उसके कानों के पास जाकर अपनी धीमी सांसों में ही यति से कहने लगा, क्या हुआ? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें आज पहली बार चूमा। अगर देखा जाए तो आज चौथी बार हम एक दूसरे के इतने करीब हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? भैरव की बात सुनते ही यति ने एकदम से पलटकर भैरव की ओर देखा। यति ने हैरान होते हुए अपनी आंखों को फैलाया हुआ था और अपनी पलकों को बार बार झपकते हुए भैरव को हैरानी से देखे जा रही थी। लेकिन भैरव ने अपनी नजरों को दूसरी ओर फेर लिया। और तुम्हारी ये ऐसी जुगनू जैसी टिपटिपाती हुई आंखें, इन्हें देखते ही मेरी हिम्मत एकदम से टूट जाती है। क्या तुम्हें याद है ये सब? पर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तो पूरा वक्त मुझसे झूठ बोला। यति इतना ज्यादा हैरान थी कि उसके मुंह से ठीक तरह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि यति को अच्छी तरह से याद था कि पहली बार भैरव ने उसे तब किस किया था जब वो जंगल में थी, और अचानक ही भैरव के घायल होने की वजह से उसकी सांसें धीमी होने लगी थी। जंगल की वो काली रात में पहली बार यति ने अपने दिल की बात को भैरव के सामने रखा था, क्योंकि यति को ऐसा लग रहा था कि शायद भैरव यति को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। ऐसे में यति रो रो कर भैरव को अपने दिल की बात कह रही थी। भैरव बेहोश था और यति जैसे ही अपने दिल की बात भैरव से कहने लगी थी, भैरव ने एकदम से होश में आते हुए यति को चूम लिया था। नहीं, तुम तो बेहोश थे जब पहली बार वो सब हुआ, और तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं था। मैं बेहोश नहीं था उस समय। हाँ, मैं घायल था, लेकिन फिर तुम ही रोने चिल्लाने लगी थी मुझे देखकर, तो मैं खामोशी से बस सब सुन रहा था। मैं उस वक्त इतना ज्यादा थका हुआ था और इतना ज्यादा घायल था कि तुम्हारी बाहों में आते ही मुझे अचानक से सुकून सा मिलने लगा था। दर्द होते हुए भी महसूस नहीं हो रहा था। उस पर से जब तुमने मेरे सिर को अपनी गोद में रखा और अपने दिल की वो बातें कह रही थी, तो मैं कैसे कुछ कहता? मैं अपने उस कीमती समय को कैसे गवा देता? मैंने सब सुना। तुमने उस रात जो कुछ भी कहा और भी बहुत कुछ सुनना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आंसू मेरा दिल चीर रहे थे। मेरे शरीर में लगे घाव उस समय मुझे महसूस होने बंद हो गए थे। मेरे दिल को उस समय अगर चोट पहुंच रही थी तो उसकी वजह थी तुम्हारी वो बातें और तुम्हारा जोर से रोना। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे खोना नहीं चाहती, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा था। सब हमेशा ही मुझे किसी जानवर की तरह देखते थे। या तो लोग मुझसे डरते थे या फिर मुझे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन पहली बार किसी ने कहा था कि वो मुझे खोना नहीं चाहती। अब कैसे बताऊं कि ये सब सुनकर कितना सुकून मिल रहा था, मेरा दिल कितना रोने लगा था। हाँ, मानता हूं कि सबसे पहला कदम मैंने उठाया था, लेकिन दूसरी बार तो तुम ही आई थी ना मेरे पास, वो भी सबके सामने। यति ने एक बार फिर से अपने मुंह को बड़ा सा फैलाते हुए गहरी सी सांस ली, लेकिन फिर अगले ही पल अपने चेहरे को भैरव के सीने पर छुपा लिया। नहीं, उसकी बात मत करो। मैं डर गया था, वो भी बहुत ज्यादा। उस दिन अगर तुम्हें कुछ होता तो शायद मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। फिर भी तो तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते थे, ये जानते हुए कि मेरे मन में क्या था। पिछली दोनों ही बार तुम नशे में थे और बेहोश थे, फिर भी तुमने मुझे देखकर दूर करना चाहा। मेरा दिल ही जानता है कि कैसे मैंने तुम्हें कुछ दूर करने का सोचा था। हम जो महसूस करते हैं वो सही है या गलत हमारा दिल जानता है, लेकिन कभी कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनों को खोया है। पहली बार कोई ऐसा मिला जिसे मैं अपना कह सकता था, फिर ऐसे में मैं कैसे स्वार्थी हो सकता था? कैसे तुम्हें अपने पास रोक सकता था? मैंने अपनी जिंदगी में हर उस इंसान को खो दिया जिसे मैंने अपना कहा था।
ऐसे में तुम मेरा पहला अपना जायज रिश्ता थी। तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी यह था कि तुम्हें महफूज रखता, क्योंकि तुम जहां भी रहती अगर खुश होती तो मैं अपने आप ही खुश हो जाता। मेरी जिंदगी पूरी तरह से अलग है, ये बाकियों के जैसी नहीं है। तुम शहर की पढ़ी लिखी एक नाजुक सी लड़की हो और मैं यहां पर पला बढ़ा हूं। और मेरी हकीकत क्या है, मैंने 8-9 साल की उम्र में ही किसी की जान ली थी। एक ऐसे दरिंदे इंसान की इतनी प्यारी बीवी होना कैसे संभालूं मैं ये सब। इसलिए मैंने वो फैसला लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही प्यार नहीं मिला कभी, लेकिन मेरी कहानी, उसका क्या, कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरी हकीकत क्या है, मेरा गुजरा हुआ कल क्या है और मेरे दिल में दफन राज क्या है। क्या मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूं? क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूं जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो? बस वादा करो कि वक्त आने पर तुम मुझे समझोगे और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। वादा रहा। मैं वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम ही मेरी पहली और आखिरी चाहत होगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगी। वादा है कि तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखूंगा और अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। यति भैरव की ओर देख रही थी। उस हल्की सी बारिश में यति और भैरव ने बिना प्यार का इजहार किए हुए ही अपने दिल की हर बात को एक दूसरे से कह दिया था। यति को आज शायद भैरव के वादे में लगभग हर खुशी मिल गई थी। भैरव के किए हुए इस वादे ने यति को पूरी जिंदगी भर के लिए अपना सहारा दे दिया था। भैरव को देखते हुए यति का दिल अचानक ही भर आया था और यति की बहती आंखें उसके दिल का हाल बयां करने लगी थी। यति रोते हुए ही भैरव के गले लग गई। तुमने मुझे आज सब कुछ दे दिया। मुझे तो मेरे ही परिवार ने निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन तुमने मुझे आज सब दे दिया। बस बस बस, जो बातें तुम्हें दुख पहुंचाएंगी अब से हम उन बातों को कभी नहीं करेंगे। अब रोना बंद करो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ, पूछो। तुम्हें कोई रोने की बीमारी है क्या? नहीं, मैं बस रोने लगती हूँ कभी कभी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 साल। क्यों? यति के मुंह से जवाब सुनते ही भैरव ने जोरों से अपनी आंखों को मीच लिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए दूसरी ओर देखने लगा। अब क्या हुआ? तुमने उम्र क्यों पूछी? तुम कितने साल के हो? रहने दो, मत पूछो मुझसे ये। बस इतना कहूंगा कि पहले अच्छे से बड़ी हो जाओ। इतना भी क्या है? क्या बड़ी हो जाऊं? मैं क्या तुम्हें 16 साल की लग रही हूँ? मैं इस वक्त 34 का हूँ, तुमसे कुछ 10 साल बड़ा होऊंगा। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि जब तुमने पहली बार दुनिया देखी होगी तब तक तो मैंने 1-2 को दुनिया से विदा भी कर दिया था। वो लोग जो पीछा कर रहे थे वो आ जाएंगे। वो मुझे ही ढूंढ रहे थे। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हैं? भैरव ने यति के चेहरे से बारिश की बूंदों को साफ करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इतनी शांति से बैठकर तुमसे इतनी सारी बातें कैसे कर रहा हूँ? मतलब तुमने उन लोगों को? हाँ, कहा तो था। याद नहीं क्या तुम्हें? तुम तक पहुंचने वाले हर खतरे को मुझसे होकर गुजरना होगा। धीरे धीरे बारिश भी धीमी होने लगी थी और यति भैरव की गोद में बैठी हुई थी। उसके सीने पर सिर रखकर सोने लगी थी। भैरव हल्के हाथों से यति के सिर को सहला रहा था। भैरव ने जब देखा कि यति सोने लगी है तब भैरव ने धीरे से उठते हुए यति को अपनी गोद में उठाया और धीमे कदमों से ही उस जंगल से निकलने की कोशिश करने लगा। भैरव बस थोड़े ही कदम चला था कि तभी बाबा साहेब के आदमी भैरव और यति के पास पहुंच गए। बाबा से कहो कि तैयारी करें, हमें जल्दी ही जरूरी काम को अंजाम देना है। यति की जब आंख खुली तब उसने पाया कि अभी भी हल्का सा अंधेरा था, लेकिन सुबह होने वाली थी। यति आगे की सीट पर भैरव के साथ जीप में बैठी हुई थी और भैरव जीप चला रहा था। पिछले कुछ दिनों से जितनी बार आंख खुलती है मैं कहीं और ही होती हूँ। हम कहाँ पर हैं अभी? हम बाबा के पास जा रहे हैं ना? वहीं जा रहे हैं। ये लो तुम्हारा खंजर, तुम इसे रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है।
और इसे खोना मत। कुछ पूछना चाहती थी, बताओगे क्या? कार्तिक ने कहा था कि ये खंजर बहुत कीमती है तुम्हारे लिए, फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया था? उसने कहा था कि उसके मांगने पर भी एक खंजर तुमने उसे नहीं दिया था, और ये तुम्हारे पास बचपन से है। बचपन में खंजर का क्या काम? बचपन बचपन की तरह बीते तो खेल खिलौनों की जरूरत होती है। जब बचपन छीन लिया जाता है और मासूमियत को मार दिया जाता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से बड़े हुए। ये खंजर मुझे बाबा ने दिया था और इसी से मैंने पहली बार किसी की जान ली थी। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। यति भैरव की इस पूरी बात को जानना चाहती थी। वो भैरव को और भी अच्छी तरह से समझना चाहती थी, लेकिन भैरव के अतीत में सिर्फ और सिर्फ खून खराबा और जहरीली यादों के अलावा और कुछ भी नहीं था। महल में पहुंचते ही बाबा साहेब ने भैरव को अपने पास बुला लिया। यति जख्मी हालत में सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी। इस पर मौका देखते ही कार्तिक ने भैरव को चिढ़ाने के लिए यति को गोद में उठा लिया। ओए, कितनी हल्की हो तुम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और कुछ भी खाना पीना चाहिए? बस महल के लोगों की जिंदगियां खाने पर लगी रहती हो। ऐसे तो तुम्हें कोई भी उठाकर भाग जाएगा। अब समझ में आ रहा है लोग तुम्हें इतनी जल्दी कैसे अगवा कर लेते हैं। कार्तिक, मैं चल सकती हूँ खुद भी, मुझे नीचे उतारो। ये क्या हरकत है? बाबा ने ही बोला कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं मैं। तुम्हारी कछुआ चाल देखने के लिए मैं नीचे नहीं आया था। अब तुम्हें 2 घंटे में ऊपर पहुंचता हुआ देखकर मैं भी थक जाता हूँ, इसलिए मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो चुपचाप। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए ही पीछे भैरव की ओर देखा। वो जानता था कि यति को हाथ लगाते ही भैरव गुस्से से पागल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। कमरे में पहुंचने पर कार्तिक ने यति के हाथों में भैरव का खंजर देखा। वाह, दुनिया भर के लोग तोहफे में सोना चांदी देते हैं और इनके पति इन्हें खंजर दे रहे हैं। तुमने अपने पति से पूछा नहीं कि इतना कीमती तोहफा उसने तुम्हें दे क्यों दिया? तुम बताओ, ये खंजर उसके पास कब से था और तुम्हें उसका ये खंजर क्यों चाहिए था? तुम इस खंजर को देखते ही हमेशा उसकी बातें शुरू कर देते हो, ऐसा क्यों? एक ही घर में रहने के बावजूद तुम्हें उससे इतनी जलन क्यों होती है? अरे ओ बेटा जी, जबान संभाल कर जरा। मैं कोई जलता वलता नहीं हूँ तुम्हारे पति से, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलो और पूरी इज्जत के साथ बात करो। तुमसे मैं 11 साल बड़ा हूँ। ये खंजर मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, क्योंकि ये बाबा का खंजर था। उन्होंने भैरव को दिया था इसे, जबकि ये मुझे चाहिए था। बाबा हमेशा कहते थे कि ये खंजर उसे ही देंगे जिसे सबसे ज्यादा मानते हैं और जो लायक होगा। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ये खंजर तुम्हारे पति के हाथों में दे दिया। बस एक यही वजह है कि मैं इसे देखकर हमेशा खुश होता हूँ। लेकिन तुम्हारे पति के पास ये क्यों है, मुझे इस बात से शिकायत है। और तुम्हारा तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? यही ना कि बाबा ने तुम्हारे पति को ये क्यों दिया? इसके पीछे थोड़ी बड़ी कहानी है। मुझे लगता है कि हमारे पास काफी वक्त है, तुम मुझे बता सकते हो। अगर बताऊं तो वो औरतों वाली बीमारी मत पाल कर बैठ जाना कि बात को यहाँ से वहां कर दिया। बात को अपने अंदर तक रखना। वादा करती हूँ, किसी से नहीं कहूंगी। वैसे भी मेरे पास कहने के लिए कोई है ही नहीं, और औरतों से ज्यादा खुजली मर्दों में होती है। अच्छा, बहस करनी है अब तुमको मुझसे? इतना भाव खा रहे हो, अब बता भी दो। बाबा भैरव को बाजार से लाए थे। उसकी माँ को बाजार में बेचा जा रहा था। बाबा ने उसकी माँ की कीमत को अदा किया और काकी को घर ले आए। वो हमारे यहाँ काम करने लगी और महल में ही रहने लगी। बाबा काकी को खरीद कर जरूर लाए थे, लेकिन उन्हें पूरी इज्जत से रखते थे। कभी उन पर किसी की गलत नजर नहीं पड़ने देते थे। पर उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हुई थी। हाँ, मुझे पता है, बताया था उसने कि उसकी माँ को कई बार खरीदा और बेचा गया था, और लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए और उसका पेट भरने के लिए उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन बाबा ने उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी और यहाँ इज्जत से रखा। हाँ, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। वो अपनी माँ की अंतिम यात्रा पर वो पूरी तरह से खामोश था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस बच्चे के साथ में मैं खेला कूदा करता था, भैरव वो बच्चा है ही नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। हम सब लोग बच्चे थे, 8 या 9 साल के होंगे शायद। उस दिन मैंने उसकी आंखों में एक अलग ही मंजर देखा था। अपनी माँ की चिता को आग लगाते हुए उसने जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और कसम खाते हुए जोरों से चिल्लाकर कहने लगा, अपनी माँ के साथ हुए हर गुनाह का हिसाब देना होगा उन्हें। मैं माँ के हर गुनहगार को मार दूंगा। उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि जिस भैरव को मैं जानता था वो बेहद नरम दिल था।
मुझे चोट लगती और जब मैं रोता तो भैरव मुझे घंटों तक संभाल कर रखता था। लेकिन आज मेरे सामने जो खड़ा था वो कोई और ही था। उसकी आंखें बेखौफ थीं और दिल में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। भैरव जब वापस आया तो बाबा के साथ काफी देर तक रहा। मैं और बड़े भैया वहीं पर थे। उनसे बाबा से एहसान मांगा कि उसे उसके गुनहगारों को सजा देनी है। बदले में वो बाबा के लिए कुछ भी करेगा। कुछ दिनों के बाद पंचायत बैठी और उसमें कुछ लोगों को लाया गया। वो लोग औरतों को बेचने का और खरीदने का काम करते थे। गांव का एक उसूल है कि पंचायत जब भी बैठती है ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों को वहां जाना पड़ता था। माँ भी जाती थी, लेकिन माँ के गुजरने के बाद हम लोग जाने लगे। हमें इसलिए लेकर जाया जाता था क्योंकि इंसाफ क्या होता है, दलीलें क्या होती हैं और झूठ और सच का फर्क क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए था। और फिर उस दिन मैंने कुछ ऐसा भयानक देखा जिसके बाद मैं कभी भैरव के साथ दोबारा खेल नहीं सका। भैरव बाबा के पैरों के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा था और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। मैं बड़े भैया के साथ ही खड़ा था। बाबा ने भैरव से कहा कि सामने खड़े हुए लोग वो हैं जिन्होंने उसकी माँ को बेचा और खरीदा था, या फिर बीते हुए कल में भैरव की माँ के साथ गलत किया था। भैरव गुस्से में उन सभी को घूर रहा था। उस पर उन सभी लोगों ने बाबा के सामने माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दिया जाए। इस पर बाबा ने भैरव के सामने इस खंजर को फेंकते हुए भैरव से कहा, ले और साबित कर कि तू अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाएगा। इस सामने खड़े लोग वो जानवर हैं जिसने सालों तक तुम्हारी मां को नोच के खाया था। आज वादा पूरा कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी अम्मा के गुनहगार हैं। अब हम भी देखते हैं कि तुम अपना वादा कैसे पूरा करते हो। इन सब के साथ क्या करना है अब तुम तय करोगे। याद रहे कि तुमने हमसे क्या वादा किया था। तो भैरव के पास ही खंजर इसलिए है क्योंकि उसने बाबा की बात मान ली। क्या सच में उसने बाबा की बात मानी? मेरी जिंदगी का वो सबसे भयानक मंजर था कि मेरी ही उम्र का लड़का जो अभी तक मेरे साथ हंसता खेलता था, उसने खंजर को जमीन से उठाया, खींचकर खंजर को उसके म्यान से बाहर निकाला और फिर सामने गिड़गिड़ा रहे लोगों पर एकदम से टूट पड़ा। इससे पहले कि भैरव उन पर हमला करता, उसने जोर से गरजते हुए उन लोगों से कहा, आज अगर यहां से कोई अपनी जान बचाकर भागता है तो मैं उसे जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन गलती से भी अगर मेरे हाथ कोई और लग गया तो तुम सबको मैं जहन्नुम भेजने में जरा सी भी देर नहीं करूंगा। खून की होलियां कैसे खेली जाती हैं मैंने वो पहली बार देखा था। देखते ही देखते चारों ओर खून ही खून फैल गया था। भैरव के सामने उनके गुनहगारों में से जो भी पड़ रहा था वो उसके सीने में खंजर उतार रहा था। उन गुनहगारों को इतना मारा पीटा गया कि वो भाग पाने में सक्षम ही नहीं थे। भैरव उनके सीने में एक ही बार में 1000 बार खंजर घोंपकर उनकी जान ले रहा था। वो किसी के गले को बुरी तरह से रेत रहा था तो किसी के हाथ पैर पर 1000 बार खंजर से चीरे मार रहा था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि बड़े भैया के पीछे छुप गया। गांव के लोग भी वहीं मौजूद थे जो उन गुनहगारों को भागने नहीं देना चाहते थे। गांव के लोग पूरी पंचायत को घेर कर खड़े हुए थे। गुनहगार भाग कर जाते भी तो कहां ही जाते। उस पर भैरव उन लोगों को पकड़ता और बुरी तरह से उन पर चढ़कर उनके गले को रेत देता। एक आखिरी गुनहगार बच गया था। भैरव ने मुड़कर उसकी ओर देखा। देखते ही देखते भैरव पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। उसके चेहरे, हाथ, पैर, कपड़े, सिर, बाल, हर जगह से खून टपक रहा था। उस आदमी के सीने पर लात मारते हुए उसे घूरने लगा और उसके सीने पर चढ़ते हुए उसके ऊपर ही बैठ गया। उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा। क्या हुआ? भैरव ने उसे खंजर से मार दिया? भैरव बोली लगवाने वाले के सीने पर चढ़कर बैठ गया और फिर उसके मुंह को खोलते हुए उसकी जुबान को बाहर खींचने लगा। भैरव ने अपने खंजर को उसकी जबान पर रखा और उसकी जबान को काट कर फेंक दिया, क्योंकि उसने ही उसकी मां की बोली लगाई थी। भैरव ने उस आखिरी बोली लगाने वाले आदमी का गला भी रेत दिया और वो आदमी भी अपनी आखिरी सांस लेता हुआ हमारे सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। बाबा ने खंजर उसे दे दिया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे नाम दे दिया। बाबा ने कहा कि आज से वो बाबा का बेटा है। बाबा उसकी मां को दिए हर एक वादे को निभाएंगे और भैरव ने साबित भी कर दिया था कि वो बाबा का बेटा बनने के लायक है, क्योंकि अब उसे गांव के जो भी गुनहगारों को सजा देनी होती थी बाबा भैरव को ही उसके पास भेजते थे। बचपन में भैरव भले ही छोटा था, लेकिन लोगों की आंखों में उसके नाम का खौफ आने लगा था। भैरव का पागलपन, उसका जुनून, उसकी नफरत उसे खौफनाक बनाती चली गई।
तब से लेकर अब तक लोग उससे डरते आ रहे हैं, क्योंकि जान लेने से पहले वो कभी भी सोचता नहीं है। बाबा के मुंह से निकली हुई हर एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। बाबा उसे बहुत मानते हैं, शायद अपने सगे बेटों से भी ज्यादा, और भैरव भी बाबा के हुक्मों को अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद समझता है। कार्तिक ने पलटकर यति की ओर देखा। यति का चेहरा बेहद सहमा हुआ था। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और चेहरे पर हजारों सवाल थे। मैंने कहा था कि तुम्हें काफी कुछ जानना है अभी भैरव के बारे में। बहुत कुछ ऐसा भी है जिससे तुम पूरी तरह से अनजान हो। वैसे तुम्हारे आने के बाद वो काफी बदल गया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। वैसे क्या सच में तुम इस खंजर को अपने पास रखने वाली हो? उसने ही मुझे मेरी मुंह दिखाई पर दिया था। जो भी हो, ये उसका दिया पहला तोहफा है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। देखना कहीं प्यार में पागल होकर मर ही ना जाना। पहला तोहफा है, ये मैं रखूंगी। कार्तिक यति के साथ ही था कि उसने देखा कि यति कांप सी रही थी। कार्तिक ने जैसे ही यति के माथे पर हाथ रखा, उसने पाया कि यति का बुखार वापस से जोरों पर था। ए लड़की, ये दवा खा लेना सोने से पहले। थोड़ी देर बाद तुम्हें गहरी नींद आएगी। उसके बाद तुम्हारा बुखार, जो भी दर्द तकलीफ है, वो ठीक हो जाएगी। याद से खा लेना इसे। मैं जा रहा हूं अब। कार्तिक के जाते ही यति आराम से लेट गई और उसकी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे कमरे में कुछ आहट सी मिली। यति ने जब पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन दोबारा पलट कर देखने पर पाया कि भैरव अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में बहुत सारे गुलाब के फूल थे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैरव को घुटने पे बैठा हुआ देखकर यति एकदम से चौंक गई। उसके हाथों में बहुत सारे लाल और गुलाबी रंग के गुलाब मौजूद थे। अरे उठो वहां से, यहाँ मेरे पास बैठो तुम। पहले जो कह रहा हूं उसे तो सुन लो। वैसे भी बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने तुमसे ये सब कहने के लिए। ये सब कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन ऐसे घुटनों पर बैठकर फूल देते हुए अपनी मन की बात कहने से बात बन जाती है। मुझे किसी ने ऐसा कहा है, तो तुम अब कुछ भी बोलकर मेरी हिम्मत मत तोड़ो, और अपनी ये गोल गोल आंखों से मुझे ऐसे न देखो। अजीब लगता है मुझे। हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे, मतलब मैं तुम्हें। भैरव अपनी बात को कहने से पहले ही इतना ज्यादा हिचकिचा रहा था कि यति बात को समझते हुए भी उसकी बात को सुन नहीं पा रही थी। भैरव को घबराया हुआ देखकर यति ने भैरव के हाथों से फूलों को ले लिया और भैरव के होठों पर अपनी उंगलियों को रखते हुए उससे कहने लगी, हाँ मैं भी। सच में ना? तुम समझ गई ना? हाँ, अगर लफ्ज साथ न दे तो क्या, कुछ बातें दिल से कही जाती हैं और दिल से ही सुनी जाती हैं। तुम मेरा मान हो, मेरा अस्तित्व हो तुम, और मुझे एक बात का सबसे ज्यादा घमंड है कि तुम सिर्फ मेरी हो।